हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवे ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी अतरंगी निराला और बहुत ही प्यारा, एकदम अलग हटके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको टेक्स्ट पढ़ाऊं उसके पहले मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। एक नए तरीके से अपन इस लेक्चर की आज शुरुआत करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है ये एक हैंड सैनिटाइजर है। आई होप आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा, ये एक हैंड सैनिटाइजर मेरे पास है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। क्या आप इस हैंड सैनिटाइजर को जो मेरे पास है, ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक ये वाला हैंड सैनिटाइजर जो मेरे पास है, क्या आप इस हैंड सैनिटाइजर को अपने फ्रेंड को सेल कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप बोलोगे नहीं सर, हम इसको नहीं सेल कर सकते। चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। शाहरुख खान का घर मुंबई में, मन्नत, मस्त लग्जरी घर, सी फेसिंग घर। क्या उस घर को मैं सेल कर सकता हूँ? क्या आपको, मान लो आपको वो घर खरीदने की बहुत इच्छा हुई, आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं और आप वो घर खरीदना चाहते ही हो, क्या उस घर को मैं आपको सेल कर सकता हूँ? क्या ये लीगल होगा? क्या देयर इज नो, लीगल नहीं होगा। क्यों लीगल नहीं होगा? सोचो इसके बारे में कि मैं शाहरुख खान का घर क्यों नहीं सेल कर सकता। तो सिंपल सा आंसर है कि भैया वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास तो है ही नहीं। उस प्रॉपर्टी का जब मैं मालिक ही नहीं हूं तो उस प्रॉपर्टी को मैं कैसे सेल कर सकता हूं? मतलब सिंपल अपने को ये समझ में आता है कि कोई भी गुड्स, ठीक है, कोई भी गुड्स जिसकी ओनरशिप हमारे पास नहीं है, हम उसको लीगली सेल नहीं कर सकते। वरना ऐसे में तो होगा कि कल को भैया मेरा पड़ोसी मान लो मेरे से बिना पूछे मेरा घर उसने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, और वो थर्ड पर्सन आता है, बोलता है कि भैया ये घर मैंने खरीद लिया, अब आप इस घर को खाली कर दो। ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या ये चीज हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग क्या है? देखो, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। यानी एक ऐसा पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है जो उसका ओनर ही नहीं है। एक ऐसा पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है जो उसका ओनर ही नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये लीगल भी है? अरे भाई, एक्ट में पढ़ रहे हैं तो मतलब ये लीगल तो जरूर है। यानी कोई भी ऐसा पर्सन किसी गुड्स को सेल कर सकता है, वो उसका ओनर नहीं है तब भी, और वो लीगल होगा। बट कौन से ऐसे केसेस होंगे वही आज अपने को डिस्कस करना है। जनरल केस क्या है? जैसे मेरे पास ये पेन है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, मैं जब तक नहीं चाहता इस पेन को मुझसे कोई खरीद नहीं सकता। मेरा खरीदने का इसका मन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले को भी इसको परचेज करने का इंटेंशन होना चाहिए, और जब वो प्राइस मुझे पे करेगा इस पेन की, ये पेन उसका हो जाएगा, ओनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। बट कोई भी थर्ड पार्टी विदाउट माय प्रायर अप्रूवल, विदाउट माय कंसेंट, क्या वो इस पेन को मेरे से बिना पूछे सेल कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब भी हमको कोई भी गुड्स सेल करना है, सबसे पहले हमारे पास उसकी ओनरशिप तो होनी चाहिए। जब तक हमारे पास ओनरशिप नहीं है, हम कोई भी गुड्स को सेल नहीं कर सकते। वरना ऐसे में तो क्या होगा, कल को मेरा मन करेगा मैं तो ताजमहल जाके किसी को बेच दूंगा। क्या ऐसा हो चुका है हिस्ट्री में? बिल्कुल हो चुका है। एक स्कैमस्टर थे जिनका नाम था नटवर लाल। ठीक है, एक स्कैमस्टर थे जिनका नाम था नटवर लाल। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू पोजेस हिमसेल्फ एज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो क्या करते थे? अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बताते थे, और जो भी फॉरेन वाले आते थे ना टूर्स, ठीक है, जो टूरिज्म के लिए आते थे, उनको वो ताजमहल, इंडिया का पार्लियामेंट, रेड फोर्ट बेच देते थे। ठीक है, नकली कागज पेपर बनवा के अपने आप को ऐसा बता दे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है और वो एसेट बेचना चाहते हैं। और उन्होंने ऐसा कई बार किया। उन्होंने एक दो बार पार्लियामेंट बेचा है, उन्होंने एक दो बार ताजमहल बेचा, रेड फोर्ट बेचा, और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको फ्रॉड तरीके से लोगों को बेचा और उनसे पैसे ले लिए। तो काफी एक इंटरेस्टिंग है किस्सा हो चुका है हिस्ट्री में, आप जाके सर्च कर सकते हो राजा नटवर लाल के बारे में, कौन थे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। पर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और टॉपिक से हमको ये समझ में आया कि जब तक हमारे पास किसी गुड्स की ओनरशिप नहीं है, हम उसको सेल नहीं कर सकते। बट क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉ में ऐसे एक्सेप्शन है जिस केस में अगर हमारे पास ओनरशिप नहीं है फिर भी हम उस गुड्स को सेल कर सकते हैं। उस एक्सेप्शन पे अपन आएंगे, बट थोड़ा सा और डिटेल में इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो आओ मेरे साथ टेक्स्ट रीड करो। बोल रहा है, नॉर्मल कोर्स अ बायर में एश्योर दैट सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स और हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर्स टू सेल द गुड। नॉर्मल केस में जब भी हम मान लो दुकान से कुरकुरे खरीदने भी जाते हैं दुकान वाले से, हम ये मान के चलते हैं कि दुकान वाला क्या है? उस कुरकुरे के पैकेट का लेजिटिमेट ओनर है। उसके पास ये राइट है कि उस कुरकुरे को वो सेल कर सकता है। या तो अगर वो ओनर नहीं, बट उसके पास ओनर की परमिशन जरूर है उस गुड्स को सेल करने के लिए। तो इतना हम नॉर्मल केस में मान के चलते हैं। आगे, where goods are sold by a person who is not the owner thereof, who does not sell them under authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the good is by conduct prohibited from denying the seller's authority to। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बायर को, ऐसा बायर जो गुड्स खरीद रहा है उस सेलर से जिसके पास उस गुड्स की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ओनरशिप ही नहीं है, तो अगर बायर ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे गुड्स को खरीद रहा है तो उसको कोई बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। ही गेट्स नो बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स देन द सेलर हैड। ठीक है, अब सेलर के पास खुद के पास ही बेटर टाइटल नहीं है गुड्स का, तो वो कैसे एक गुड टाइटल आगे वाले को ट्रांसफर कर सकता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है अपने को प्रॉपर तरीके से। अगर सेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव है तो बायर को एक बेटर टाइटल, एक गुड टाइटल नहीं मिल सकता। सेलर का टाइटल अच्छा होगा तो ही बायर का टाइटल अच्छा। ठीक है, क्लियर बात है। अनलेस द ओनर ऑफ द गुड इज बाय कंडक्ट प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। अनलेस, जब तक जो रियल ओनर है वो मना नहीं करता है सेलर को सामान बेचने से। जनरली
द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स। जनरली सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है वही प्रॉपर्टी इन द गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन ट्रांसफर नहीं कर सकता, वरना मैंने आपको बताया कितनी सारी दिक्कत हो जाएगी। कल को जाके किसी को अमिताभ बच्चन का घर सेल करना है तो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ अमिताभ बच्चन कोई भी थर्ड पार्टी क्या करेंगे, रोड में खड़े खड़े सड़क किनारे ट्रांजेक्शन कर लेंगे, पैसा ले लेंगे और बोलेंगे अमिताभ बच्चन को कि घर खाली करो। अरे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कोई चीज अपन इसी को लीगल भाषा में या लैटिन मैक्सिम में बोला जाता है नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। क्या बोला जाता है? नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। सर इसको याद करना क्या बहुत ही जरूरी है, याद करना इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ये आपको आपके एग्जाम में दिख सकता है। जुलाई अटेम्प्ट में भी मैंने बार बार बोला था कि इंस्टीट्यूट की एक एक लाइन को अच्छी तरीके से आप पढ़ो, उसी से कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे बने भी हैं, बिल्कुल बने। आप जाके क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट होकर आपके क्वेश्चन जो है वो बने। इसलिए मॉड्यूल को अच्छी तरीके से समझना है, इसीलिए मैं अपने नोट में भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको रेड में हाईलाइट कर लेता हूं। मेरे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे ध्यान दो, नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। कोई भी ऐसा पर्सन सामने वाले को वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। सिंपल सी बात है। इसी को आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में लिखा गया है नीमो डेट क्वी हैबिट। अब ये कहां से आया मुझे तो नहीं समझ में आया, मैंने भी अपने टाइम में अपने टीचर से यही पढ़ा है भैया, नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। बट क्योंकि आपकी मॉड्यूल में लिखा है नीमो डेट क्वी हैबिट, तो इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेना, ठीक है। मीनिंग सेम है दोनों का। कोई भी ऐसा पर्सन वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। It means a non-owner cannot make a valid transfer in the property of the good if the title of the seller is defective. The buyer's title will also be subject to the same defect. Simple. If the seller has no title, the buyer does not acquire any title, although he might have acted honestly and might have acquired the goods after due payment. बायर ऑनेस्ट है, उसने पूरा पैसा भी दिया है, बट क्योंकि सेलर का टाइटल जो था डिफेक्टिव था, इसलिए बायर को भी डिफेक्टिव टाइटल मिला। सर इसमें तो बायर का नुकसान हो गया। बायर का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। देखो लॉ में हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं टू द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। क्या कर रहे हैं? हम इसमें रियल ओनर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। याद करो प्रीवियस पार्ट में अपन ने पढ़ा था केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। भाई बायर अगर आंख बंद करके कुछ भी सेल परचेज करेगा तो ये तो गलत चीज है। लॉ बोलता है हम सभी को प्रोटेक्ट करेंगे, बट जो ज्यादा विजिलेंट है, जो नॉलेजेबल है, जो ज्यादा सतर्क है, उसको हम पहले प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का ये मतलब है कि जो रियल ओनर है उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी हम बायर को यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे, जिसके लिए अगेन कुछ एक्सेप्शन है जो हम बस अभी रीड करने वाले हैं। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। और यहाँ पे जो घपला करेगा, जो गड़बड़ काम करेगा, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। तो दिस डॉक्ट्रिन सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रियल ओनर, बट in the interest of trade and commerce there must be some safeguard available to a person who acquires such goods in good faith for value. Accordingly the act provides following exceptions to this doctrine which seeks to protect the interest of the bona fide buyer. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमारा मेन पर्पस सबसे पहला क्या है कि जो रियल ओनर है उसको प्रोटेक्ट करो। बट अगर सिर्फ हम ओनर को देखते जाएंगे और बेचारा कोई बायर है जो पूरी ऑनेस्टी के साथ सामान खरीद रहा है फॉर अ वैल्यू, उसका तो लॉस हो जाएगा। ऐसे में मार्केट में वो कोई भी चीज को खरीदने बेचने से पहले बहुत ज्यादा सोचेगा और मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और जब मार्केट में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, कंट्री की जीडीपी गिर जाएगी। तो बायर को भी हमको प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। टोटल देयर आर 7 एक्सेप्शन टू दिस रूल, जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज सेक्शन नंबर 27, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अब एजेंट कौन होता है भैया? तो 2 जन होते हैं, आपको समझा देता हूं बढ़िया से। एक है मालिक रियल ओनर, एक है उसका एजेंट, और ये हो गया अपना मान लो कस्टमर। ये हो गया 3 पार्टीज यहाँ पे। ए है रियल ओनर, एक इसका रियल ओनर है भैया तो एक घर का, एक है घर का रियल ओनर है। बी कौन है? ए का एजेंट है। अब एजेंट मतलब बी क्या करेगा, ए के बिहाफ पे इस घर को सेल करेगा। मान लो ए जो है भाई उसकी बाहर दुबई में जॉब लग गई है और उसको इंडिया वाला घर अपना सेल करना है, वो परमानेंटली दुबई में सेटल होने वाला है। तो अब इस केस में जो पर्सन दुबई में, उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि बार बार वो इंडिया आए, बायर्स को ढूंढे और घर को अपना सेल करे। तो ए क्या करता है उस सिचुएशन में, बी को, जो कि क्या एक ब्रोकर मान लो, उसको अपॉइंट करता है एज एन एजेंट। और ए बोलता है कि ये लो भैया मेरी घर की चाबी रखो और तुम्हारा काम क्या है, इस घर को मुझे जल्दी से जल्दी बेस्ट प्राइस में सेल करके दे दो, कुछ कमीशन तुम्हारा हो जाएगा, बाकी जो भी आएगा वो मेरा। क्लियर बात है एकदम? तो ए ने बी को अथॉरिटी दी है कि वो ए के बिहाफ पे, इवन दो बी ओनर नहीं है, ओनर कौन है? ए है। प्रॉपर्टी पे नाम किसका है? कागजों पे नाम किसका है? ए का है। बट क्योंकि बी के पास अथॉरिटी आ गई, किसने दी है? खुद रियल ओनर ने दी है। तो बी क्या कर सकता है, इस घर को सी को लीगली सेल कर सकता है, और सी को क्या मिलेगी? इसकी प्रॉपर पक्की ओनरशिप मिलेगी, ठीक है, एक बेटर टाइटल। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज नोन एज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी एजेंट के पास जब अथॉरिटी है, जब रियल ओनर का कंसेंट है, तो किसी भी थर्ड पार्टी को गुड्स जो है वो सेल कर सकता है, और उस केस में जो भी बायर होगा उसको क्या मिलेगा? उसको एक बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स मिल जाए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। इसी को फटाफट से अपन रीड कर लेते हैं। वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ध्यान रखना ओनर का कंसेंट होना जरूरी है, इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और of document of a title of the goods, any sale made by him when acting in ordinary course of business of mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make same
provided that buyer's act is in good faith and has not at the time of the contract sale noticed that the seller has no authority to sell। क्या बोल रहा है, एक मर्केंटाइल एजेंट अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डीलिंग कर रहा है, बायर भी क्या है, गुड फेथ में पूरी प्राइस के साथ उस चीज को परचेज कर ले रहा है, उसको नहीं पता है कि कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे फ्रॉड तो हो नहीं रहा है, बट उसको इस चीज का भी आइडिया नहीं है कि जो मर्केंटाइल एजेंट है वो रियल ओनर है या नहीं है, और वो प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो इस केस में जो बायर है उसको गुड टाइटल पास हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, काफी इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी, और ये एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से इसको समझना। एफ ओनर ऑफ द कार डिलीवर इट टू एच मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल नॉट लेस देन 20,000। एफ क्या कर रहा है, एच को अपनी कार दे देता है और बोलता है कि इसको 20,000 से नीचे मत बेचना। H sold the car for 15,000 to K, who bought in good faith and without the notice of any fraud। अब K जो है वो H से वो कार को खरीद लेता है कितने में, 15,000 में। मेरे को बताओ गलती किसकी, गलती है H की, एजेंट की। जब उसको साफ इंस्ट्रक्शन था कि 20,000 से नीचे कार मत बेचना, उसने स्टिल 15,000 रुपए में K को कार बेच दी। अब मेरे को बताओ, क्या K को ये बात पता था कि 15,000 में नहीं बेच सकता, 20,000 में लेना है? उसने तो बेचारे ने बोनाफाइड तरीके से गुड फेथ में सामने वाले से कार खरीद ली और उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। K क्या है यहाँ पे, इनोसेंट है। H मिस एप्रोप्रिएटेड द मनी, H ने क्या कर दिया, मनी का घपला कर दिया। F sued to recover the car from K। अब F ने क्या किया, K के ऊपर केस कर दिया कि भैया कार मेरे को दो, H तो बेच ही नहीं सकता था। अब इसमें क्या होगा, held as H was in possession of the car with F's consent the purpose of sale, K obtained good title of। अब क्योंकि H के पास पोजीशन था और ओनर का कंसेंट भी था, उसने K को जो कार सेल की है, K से अब रियल ओनर वो कार को वसूल नहीं कर सकता, तो K को यहाँ पे जो कार है वो मिलेगी। सर इसमें तो रियल ओनर का घाटा हो गया, कैसे घाटा हो गया, रियल ओनर क्या करेगा, वो H के ऊपर केस करेगा और जो भी डैमेजेस हुए हैं वो उससे H से रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे रियल ओनर भी प्रोटेक्ट हो गया और जो इनोसेंट बायर है जिसको गुड्स चाहिए था फॉर वैल्यू वो भी उसको मिल गया, और जिसने फ्रॉड किया है उसको तो पनिशमेंट मिलेगा ही। क्लियर हो गया? तो देख रहे हो, लॉ हर एक को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट जो फ्रॉड कर रहा है उसको वो प्रॉपर पनिशमेंट। आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 या सेकंड एक्सेप्शन, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेक्शन नंबर 28। क्या है बात है, ये जॉइंट ओनर्स क्या होते हैं? मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, जिसके बहुत सारे ओनर है। फॉर एग्जांपल एक घर है, मान लो विला है बहुत बड़ा, 15 करोड़ का विला है। अब आप और आपके 2 फ्रेंड और यानी टोटल 3 लोग मिलकर 5-5 करोड़ लगा के वो घर को लेते हो, ठीक है। घर मान लो है मुंबई में, आपके दोनों फ्रेंड काम कर रहे हैं बैंगलोर में और भोपाल में, आप रह रहे हो मुंबई में। आप बोले कि यार मेरे को रहने के लिए घर भी चाहिए बट मेरे बजट के बाहर, एक काम करो तीनों मिला के अपन इसको घर को ले लेते हैं, मैं रह लूंगा, आप लोग को कुछ रेंट दे दूंगा, या घर इतना बड़ा है अपन एक पार्ट इसका रेंट में दे देंगे और आपस में तीनों बांट लेंगे। तो इस तरीके से आपका कुछ सेटिंग होता है। 3 जन ने मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज की, क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज वेरी मच लीगल। अब पोजीशन किसके पास है? आपके पास है, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो, आप उसको यूज करें, तो पोजीशन आपके पास है। अब मान लो आपने उस घर को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। आपने क्या कर दिया? आपने उस घर को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। क्या आप कंप्लीट ओनर थे क्या उस घर के? नहीं थे, आप क्या थे? एक पार्ट ओनर थे। आपके पास सिर्फ मान लो 33% ही ओनरशिप थी, और उसके साथ आपने क्या किया, कंप्लीट पूरे 100% घर को किसी को सेल कर दिया। सामने वाली पार्टी ने भी गुड फेथ में आपसे वो घर परचेज कर लिया और पूरा पैसा आपको दे दिया। क्या उसको वो बेटर टाइटल मिलेगा उस प्रॉपर्टी का? आंसर इज यस, बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? तो ये भी अगेन एक्सेप्शन है कि अगर एक को ओनर जिसके पास पोजीशन है प्रॉपर्टी का, वो अगर किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है, तो जो थर्ड पार्टी बाय कर रही है उसको भी एक गुड टाइटल मिलेगा ऑफ द प्रॉपर्टी। पढ़ते हैं और डिटेल में, सेक्शन नंबर देख रहे हैं अपन 28। इफ one of the several joint owner of goods has the sole possession of the goods by permission of the co-owner, sells the goods to any person who buys them from such joint owner in good faith, ध्यान रखना, in good faith and not at the time of the contract of sale notice that the seller has no authority to sell, gets the good title of the goods। अब बायर क्या गुड फेथ में खरीद रहा है, साथ ही साथ उसको ये भी नहीं पता है कि जो सामने वाला जो मुझे गुड्स सेल कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, बट फिर भी वो उससे गुड्स खरीद लेता है। उसको ये लगता है कि हाँ अथॉरिटी होगी, बेच रहा है, ये घर में रह रहा है, इसके पास पोजीशन है तो अथॉरिटी होगी, और वो खरीद लेता है। तो उसको क्या मिलेगा? गुड टाइटल ऑफ द गुड्स आएगा। एग्जाम्पल नीचे है, सेम एबीसी क्या है, 3 जॉइंट ओनर है एक कार के, बी विद कंसेंट ऑफ बी एंड सी, उसके पास क्या है? पोजीशन है। बी रॉन्गफुली क्या कर देता है? कार अपनी डी को सेल कर देता है विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। डी गुड फेथ में कार को परचेज करता है, प्राइस भी उसका पे कर देता है, डिलीवरी भी ले लेता है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टैंड्स ट्रांसफर टू डी डिस्पाइट दैट बी इज नॉट द ओनली ओनर ऑफ द कार। डी को क्या मिल जाएगी? कार की ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है, और वो भी गुड टाइटल देगा, डिस्पाइट बी जो है कंप्लीट ओनर नहीं। आते हैं अपन एक्सेप्शन नंबर 3 पे, दैट इज सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 29 देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि व्हेन अ सेलर ऑफ गुड्स has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 or 19A of Indian Contract Act, but the contract has not rescinded at the time of sale, the buyer acquires good title of the goods provided he buys them in good faith without notice of the seller's defect in title। मान लो कोई सेलर है जिसके पास गुड्स का पोजेशन है, उल्टे सीधे तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी सेलर के पास किसी गुड्स का पोजेशन है और वो उसको सामने सेल कर देता है किसी बायर को जो उसे गुड फेथ में फॉर अ प्राइस खरीद लेता है, तो क्या उसको मिलेगा? गुड टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस, उसको एक गुड टाइटल
मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए परचेज अ मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड, ए ने बी से मोबाइल सेट खरीदा फ्रॉड करके, कुछ फ्रॉड करके उसने खरीद लिया। ए हैज अवॉइडेबल टाइटल टू द मोबाइल सेट एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्या ए के पास करेक्ट टाइटल है? नहीं भाई, वो तो फ्रॉड करके लिया है, तो उसके पास पोजीशन है बट एक अच्छा टाइटल नहीं है। बिफोर बी कुड रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, इसके पहले बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता, रिस्काइंड करता, ए ने क्या कर दिया? उस मोबाइल को बेच दिया सी को, जिसने ए से गुड फेथ में विदाउट नॉलेज ऑफ द फ्रॉड ऑफ ए खरीद लिया और उसके लिए पे भी कर दिया। सी हैड अ गुड टाइटल ऑफ द गुड, सी के पास वो मोबाइल फोन गुड टाइटल में आ जाएगा। सी क्या करेगा? बी ए के ऊपर केस करेगा और उससे डैमेजेस, तो बी को यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, सी को यहाँ पे गुड्स मिल जाएंगे। मतलब क्या कि कोई भी अगर बायर अगर गुड फेथ में फॉर अ प्राइस एक सामान को खरीद रहा है ऐसे सेलर से जिसने खुद फ्रॉड करके उस गुड्स को ऑब्टेन किया है, बट क्योंकि वो गुड फेथ में फॉर अ प्राइस खरीद रहा है तो उसको एक बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर बात एकदम। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेक्शन नंबर 30। क्या मीनिंग है इसका? मान लो ये पेन है, पेन मैंने आपको सेल कर दिया है बट इसका पोजीशन अभी भी मेरे पास है। मान लो आप बोले कि सर मैं इसकी अभी डिलीवरी नहीं लूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद इसकी डिलीवरी आपसे ले जाऊंगा। गुड्स मैंने सेल कर दिए, प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी, बट क्योंकि पोजीशन में मेरे पास है, मेरे पास एक दूसरा कस्टमर आया जिसने मान लो मुझे 10-20 रुपए ज्यादा दे दिए और मैंने उस पेन को सेल कर दिया। तो दूसरा कस्टमर आया, वो क्या था भाई? वो तो गुड फेथ में फॉर अ प्राइस उसने मुझसे ये पेन खरीद लिया। अब उसको तो ये नहीं पता कि ये पेन मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, क्योंकि पेन मेरे पास था, उसको लगा कि भैया ये पेन अभी बिका नहीं है और उसने मुझसे ये पेन खरीद लिया। क्या ऐसे बायर को गुड टाइटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दैट इज यस, उसको गुड टाइटल मिलेगा। ऐसा बायर जो बाय करता है इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल गेट्स अ गुड टाइटल ऑफ द गुड्स। तो पहले वाले का क्या होगा? मतलब आपका क्या होगा इस केस में? तो आप मेरे ऊपर केस करोगे और मुझसे डैमेजेस वसूल करोगे, क्योंकि मैंने फ्रॉड किया है तो मुझे क्या होगा? मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। जिस थर्ड पार्टी को मैंने सेल किया उसको गुड्स मिल गया, प्राइस मिल गया, आपको क्या है? गुड्स नहीं मिला, आप क्या करोगे? मेरे ऊपर केस करके डैमेजेस रिकवर कर लोगे। क्लियर बात है एकदम सर। नेक्स्ट इज सेल बाय एस्टोपेल, सेक्शन 27। ऊपर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, उसका ये एक छोटा सा वेरिएंट है। क्या ये सेल बाय एस्टोपेल? क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोग के लिए हो सकता है। तो देर आर 3 पार्टीज ए बी सी। सी है अपना कस्टमर, ए है अपना ओनर, ए है अपना ओनर, ए क्या है? ओनर, सी है कस्टमर और बी है मान लो सेलर। बी क्या है? सेलर है। क्लियर बात एकदम। प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई एक लैंड, ये लैंड हो गई। जो लैंड किसको बिलोंग करती है? लैंड बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब मान लो महफिल जमी थी, ये तीनों एक साथ में खड़े थे। ई बोलता है सी को, ये सामने जमीन देख रहा है? हाँ जमीन देख रहा हूं मैं। बोल रहा है कि ये जमीन का मालिक मैं हूं। या बी बोलता है कि इस जमीन का एजेंट मैं हूं, मुझे जमीन बेचनी है, बोल खरीदेगा क्या? सी बोला हाँ भाई खरीदूंगा। बोल कितना पैसा हुआ? बी बोलता है कि भाई 50 लाख रुपए में ये जमीन में बेच दूंगा। और सी क्या करता है? सी उसको इमीडिएटली 50 लाख रुपए दे देता है। और ये सब होते हुए ए देख रहा था, ये बाजू में खड़ा था, चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। बी बोलता है कि भाई मैं ए का एजेंट हूँ, ये जमीन ए को बेचनी है, 50 लाख रुपए में मैं तो सेल करता हूँ, क्या तुम लोगे? सी बोलता है कि ठीक है भैया ये लो पैसे, जमीन में ट्रांसफर कर दो। ये सब बात हो गई, सी ने पैसे दे दिए। ठीक है। अब ए आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं भैया ये तो मैं जमीन बेचना ही नहीं चाहता, बी ने तो तुमको फ्रॉड करके बेच दिया। ठीक है। मान लो सही में ए को ये जमीन जो है वो सेल नहीं करनी थी और बी ने मजाक मस्ती में ही सही या इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि ए को सच में बेचना है और सी को उसने जमीन बेच दी। और ये ए सारी बातें सुन रहा था, ऐसा नहीं कि ए के पीठ पीछे हो रहा है, सामने आमने सामने खड़े और उस समय बात हो रही है। और ए जब ये बातें हो रही थी, ए कुछ नहीं बोल रहा था, साइड में खड़े होकर ऐसे तमाशा देख रहा था कि इन लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। और अगर ये ट्रांजेक्शन रियल में हो गया, ये ट्रांजेक्शन रियल में हो गया, तब ए बाद में मना नहीं कर सकता। ए बाद में मना नहीं कर सकता। अगर ए को ये पता है चीजें तो ए बाद में मना नहीं कर सकता कि भैया मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। वंस सी ने पेमेंट कर दी, सी को आपको प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफर करनी पड़ेगी और सी को क्या मिलेगा? एक गुड टाइटल मिलेगा। सर तो ए का तो नुकसान हो गया भाई। अगर ए को लग रहा था कि उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है और बी मजाक कर रहा है, ए को इमीडिएटली उसको रोकना चाहिए था उस समय कि नहीं नहीं मजाक कर रहा है, मेरे को ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी है। अगर ए ने पहले मना नहीं किया तो बाद में वो मना नहीं कर सकता। ए को अगर रोकना था तो उसको पहले ही बार में रोक देना था। अगर बाद में वो रोकता है तो भैया बहुत देर हो चुकी है, चिड़िया चुग गई खेत, अब आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज सेल बाय एस्टोपेल, सेक्शन नंबर 20। क्या लिखा है? वेयर द ओनर बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन, कंडक्ट यानी वो कुछ ऐसा काम कर रहा है या ओमिशन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल। अब ए यहाँ पे चुपचाप खड़ा था तो सी को लगा कि हाँ भैया सही में बेचना होगा इसको प्रॉपर्टी और बी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। सेलर हैज अथॉरिटी टू द सेल, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट्स आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में ए को रोका जाएगा कि भैया अब आप ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, आपकी जो जमीन है वो बिक गई है, अब आपको इसको लीगली ट्रांसफर करना पड़ेगा। द बायर दस गेट्स बेटर टाइटल देन द सेलर। फॉर एग्जाम्पल ए टेल्स बी इन प्रेजेंस ऑफ सी, ए बी को बोलता है सी के प्रेजेंस में दैट ए इज एजेंट ऑफ सी। ए क्या बोल रहा है? बी के प्रेजेंस में कि ए जो है वो सी का एजेंट है।
सी मेंटेन्स साइलेंस इंस्टीड ऑफ डिनाइंग इट। सी है चुपचाप रहता है, ये साइलेंस मेंटेन करता है। लेटर इफ ए सेल्स सी गुड्स टू बी, इफ ए सेल सीज गुड्स टू बी, सी कैन नॉट डिस्प्यूट बीज टाइटल ऑन द गुड्स। तब सी बाद में मना नहीं कर सकता। अगर वो पहले चुप रहेगा तो बाद में भी चुप रहो। फिर आप बाद में जाके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को नहीं बेचना था, मेरा गुड्स मेरे को वापस लौटाओ। समझ में आया एग्जांपल के थ्रू? सर पढ़ते हैं लास्ट 2 पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 6, सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स। सेल बाय फाइंडर ऑफ द, आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, बीच में आपको एक गुड्स मिला, मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना है? आपको उसके रियल ओनर को फाइंड करना है। क्लियर बात है? रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपको एक गुड्स मिला, क्या करूं? रियल ओनर को ढूंढो। रियल ओनर को आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो क्या करोगे? तब आप उस गुड्स को जो है सेल कर सकते हो। क्लियर बात है? आपको एक लॉस्ट गुड्स मिलता है, आपको क्या करना है? उस गुड्स को रियल ओनर तक पहुंचाना है। रियल ओनर अगर नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में आप उसको सेल कर सकते हो। मान लो आपको रियल ओनर मिल गया और रियल ओनर को ढूंढने में आपका बहुत सारा खर्चा हो गया, तो आप क्या करोगे? उस खर्चे को उसके ओनर से रिकवर करोगे। अब जो रियल ओनर है वो खर्चा देने से जो लॉफुल चार्जेस है, ऐसा नहीं आप अपना, आपका 2000 खर्चा हुआ, आप 10,000 मांग रहे हो, ठीक है? आपका 2000 खर्चा हुआ है, 2000 आपके लॉफुल चार्जेस है, उतना ही आप रियल ओनर से मांग रहे हो कि भैया आपको ढूंढने में, गुड्स को संभालने में मुझे इतना खर्चा हो, या आप मेरे को दे दो और आप अपना गुड्स ले लो। अब जो रियल ओनर है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको लॉफुल चार्जेस पे नहीं करूंगा। तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो? उस गुड्स को बेच सकते हो। आप बोलोगे कि भाई मैंने तुमको इतना ढूंढा, इतनी परेशानी उठाई, अपना खर्चा किया, तुम जब भी मेरे को चार्जेस दे ही नहीं रहे हो तो मैं तुमको गुड्स क्यों दूं? आप जाके बाहर उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो 2 चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, तीसरा भी है। पहला क्या है? आपको एक लॉस गुड्स मिला, ट्रू ओनर नहीं मिल रहा है, आप सेल कर सकते हो। दूसरा, लॉस गुड्स मिला, ट्रू ओनर भी मिल गया, बट ट्रू ओनर आपको रिफ्यूज कर रहा है कि लीगल चार्जेस देने से, लॉफुल चार्जेस देने से आप उस गुड्स को सेल करके अपने जो लॉफुल चार्जेस है उसको रिकवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो भी होगा ओनर को दे देना। तीसरी चीज, जब लॉफुल चार्जेस उस गुड्स की वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? उस गुड्स को आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे थे, आपको एक आईफोन मिला, आईफोन की वैल्यू है 1 लाख रुपए की, ठीक है? आप रास्ते से जा रहे थे, आपको मिला एक आईफोन। आपको क्या मिला? आपको एक आईफोन मिला। आईफोन कितने का है भैया? तो मान लो आईफोन है 1 लाख रुपए का। आईफोन कितने का है? 1 लाख रुपए का है। आप इसके ट्रू ओनर को ढूंढ रहे हो। ट्रू ओनर को क्या कर रहे हो? ढूंढ रहे हो, आपको ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा है। थोड़े समय बाद, मान लो कुछ महीने बाद, आपको ट्रू ओनर इसका मिल गया। अब आईफोन है कितने का भाई? 1 लाख रुपए का आईफोन है। 1 लाख रुपए का, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, 1 लाख रुपए का आईफोन है। लीगल चार्जेस आपके हो गए इसको ट्रू ओनर को ढूंढने में 80,000। अब मेरे को बताओ, 1 लाख रुपए का नया फोन है, ठीक है? 2-3 महीने से फोन गायब है, कुछ उसमें गड़बड़ हो गया, आपने ट्रू ओनर को ढूंढ भी लिया, क्या ट्रू ओनर आपको 80,000 रुपीज पे करेगा इस केस में? खुद ही मेरे को सोच के बताओ। 1 लाख रुपए का नया फोन, क्या वो फोन, ठीक है, 2-3 महीने बाद अगर आप ट्रू ओनर को लाके भी दोगे, क्या वो उस फोन का 80,000 रुपए पे करेगा? आंसर इज नो, नहीं करेगा। बट अगर चलो कर देता है तो आप उसको लॉफुल चार्जेस लेके आप उसको फोन लौटा दोगे। बट अगर नहीं कर रहा है, या लॉफुल चार्जेस क्या है, इस आईफोन के 2/3 वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं और आपको इसका लॉफुल ओनर नहीं मिल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? इस आईफोन को सेल कर सकते हो। और उस केस में जो इस आईफोन को बाय करेगा उसको क्या मिलेगा? एक गुड टाइटल मिलेगा ऑफ द। 3 केसेस मैंने आपको बताया। पहला क्या? ट्रू ओनर रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस, ठीक है? लॉस्ट गुड्स नॉट रीजनेबली फाइंड द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर हमको नहीं मिल रहा है, ट्रू ओनर जो है वो लॉफुल चार्जेस देने से मना कर रहा है। या द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन सेल द गुड्स व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। चौथा चीज, गुड्स क्या है? पेरिशेबल नेचर के, आप नहीं बेचोगे, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पेरिशेबल नेचर का तब भी आप बेच सकते हो। या when the lawful charges of the finder of lost goods amount to 2/3 of its value, 2/3 या उससे ज्यादा अगर आपके लॉफुल चार्जेस हो जा रहे हैं उस गुड्स को ढूंढने के, तब आप क्या कर सकते हो? उसको सेल कर सकते हो। अगर आपको लॉफुल ओनर नहीं मिल रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तब आप बेटर है कि आप उसको, क्लियर बात एकदम। लास्ट है सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, ठीक है? जब भी क्या होता है, बैंक की नीलामी होती है, बैंक तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो क्या करते हैं, किसी को लोन देते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखाते हैं, अगर कोई लोन रीपे नहीं करवा पाता, उन लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी में नाम किसका है? पहले वाले ओनर का, बैंक का नहीं है। बट बैंक क्या करता है? बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। क्या बैंक ऐसा लीगली कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। और इसी को बोलते हैं अपन सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। जब भी कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, कोई एजेंट, ठीक है, जो अपनी ड्यूटी में, ठीक है, जो अपनी ड्यूटी में गुड्स को सेल कर रहा है, तो जो भी पर्सन उससे गुड्स को खरीदेगा उसको क्या मिलेगा? एक बेटर टाइटल। बायर को क्या मिलेगा? बेटर टाइटल मिलेगा। अगर वो कभी भी एक लिक्विडेटर, ऑफिशियल रिसीवर से, ठीक है, एजेंट से, बैंकर से प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो एक बायर को उसका गुड टाइटल मिलेगा। दिस इज अवर लास्ट एक्सेप्शन टू द रूल नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास बेटर टाइटल नहीं हो, सामने वाले को बेटर टाइटल नहीं दे सकता। बट ये अपन ने 7 केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे अगर सेलर का टाइटल, सेलर के पास गुड टाइटल नहीं है, उसके टाइटल में भी कोई डिफेक्ट है, और बायर उससे गुड फेथ में विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड फुल प्राइस पेमेंट करके गुड्स ले लेता है, तो उसको एक गुड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी मिल है।
तो विद दिस आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये भी यहीं पे एंड होता है। तो इसी नोट पे इस लेक्चर को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।